हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति या 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, हम इसे बोल सकते हैं स्टूडेंट। और इसका जो पहला टॉपिक है जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है किसी रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात। इससे लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा था सदिश, उसके अंदर हम लोग जो है दिक कोसाइन और दिक अनुपात के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन हम लोगों ने वहां पे जो है किसी सदिश के दिक कोसाइन और दिक अनुपात पढ़े थे। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे किसी रेखा के दिक कोसाइन और दिक अनुपात। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ बेसिक सा डिफरेंस है। क्या है कैसे है वो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपके सामने जो है एक निर्देशांक तल बना देता हूं या ज्यामितीय निरूपण बना देता हूं। स्टूडेंट ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्स है, ये हमारा वाई एक्स है और ये हमारा जेड एक्स है। इससे आप भली भांति परिचित है। ठीक। अब स्टूडेंट हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं आपको पता ही है, चैप्टर का नाम ही 3D है तो 3D में ही हम पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट 3D में क्या होता है, जब भी कोई रेखा जो है वो पास होती है तो जरूरी नहीं कि वो एक्सेस को काटे। अब बहुत से बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए होंगे कि 3D में जो रेखा है वो पास होती है यानी गुजरती है तो जरूरी नहीं वो एक्सिस को काटे। इसका मतलब जैसे आप लोग जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूं उस कमरे में एक रेखा स्पेस में ऐसे भी गुजर सकती है और एक रेखा ऐसे भी गुजर सकती है और ऐसे भी आ सकती है मेरी तरफ। हाँ या ना आप सोचेंगे बिल्कुल सर। सोचिए कि किस प्रकार से रेखाएं गुजर सकती है स्पेस के अंदर। पहला मैं यहां नोट कर देता हूं क्या क्या बातें हो सकती है। फर्स्ट, अंतरिक्ष में जो रेखा है दोनों ओर बढ़ती है। फर्स्ट, इस बात का स्पेशल ख्याल रखें, बढ़ सकती है, बढ़ सकती है। अब स्टूडेंट सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, जब सदिश में हम लोगों ने पढ़ा था तो सदिश को हम एक निश्चित डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे थे, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी उसका एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट था सदिश में। आप कहेंगे सर बिल्कुल था, जैसे हम लोग यहां बना देते हैं सदिश का भी हम लोग यहां बना देते हैं ताकि जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको अभी यहां समझ में आ जाए कि ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है और ये हमारा जेड एक्स है। सपोज कर लें कि हमारे पास, हमने पहले माना था कि यहां पे स्पेस में हमारे पास कोई पॉइंट पी है, यहां पे हमने स्पेस में एक पॉइंट पी माना था और उसको हम लोगों ने, ये हमारा मूल बिंदु ओरिजिन है जिसके निर्देशांक आपको पता ही है 0 0 0 है 3D में। अगर हम इस पॉइंट पी को मूल बिंदु से मिला दें तो आप लोग को पता ही है कि सदिश के अंदर हम लोगों ने बोला था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है स्टूडेंट वो आप लोगों को पता था, क्या था, ओपी सदिश था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो इस चैप्टर में सदिश के बारे में नहीं पढ़ रहे, सदिश का जो रिप्लेसमेंट है वो हम लोगों ने किससे कर दिया, रेखा से कर दिया। तो स्पेस के अंदर 3D के अंदर जो रेखा है वो दोनों साइड बढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि भाई जो रेखा है
वो किसी एक्सिस को काटे ही। सपोज कर लीजिए ये जो मेरा मार्कर है आपको भली भांति दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरे पास एक रेखा जो है इस प्रकार से पास हो रही है, ऐसे पास होती है, ठीक है। और वो जो है किसी भी एक्सिस को काटती नहीं, चलो काटे नहीं, लेकिन कोण तो बनाएगी प्रत्येक एक्सिस के साथ। बोला सर वो कैसे बनाएगी? देखिए वो कैसे बनाएगी, अगर मेरे पास यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार जा रही है, देखिए इस प्रकार, तो जैसे ही मैं इस रेखा को अगर मैं ऐसे इमेजिन कर लूं पीछे ले जाते हुए, समान जैसे जा रही है, डायरेक्शन नहीं बदलनी है रेखा की, वही रखनी है, एंगल नहीं बदलना चाहिए, जिस एंगल पे जा रही है उसी पे लेके जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ठीक है, लेकिन किसी एक्सिस को नहीं काट रही। तो अगर हम इसको उसी एंगल पे एक्स एक्स के समीप ले जाएं, ठीक है, इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि ये एक्स एक्स के साथ कोण बना रही है, बिल्कुल बना रही है, वाई एक्स के साथ भी बनाएगी, जेड एक्स के साथ भी बनाएगी। तो देखिए एक मैं रेखा बना देता हूं यहां पे। पहली बात, ये मैंने एक रेखा बना दी, सपोज कर लीजिए, इसको अच्छे से मैं ड्रा कर देता हूं, एकदम गहरी। ये मैंने एक रेखा बना दी। सच ये है कि ये एक्सेस को काट नहीं रही है, ठीक है, ये स्पेस में है, हवा में है, यानी ये यहां पे हमने जस्ट इसको समझने के लिए कि क्या ये एक्स एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ या जेड एक्स के साथ कुछ एंगल बनाएगी अगर स्पेस में है। तो स्टूडेंट मेरी तरफ से आपको ये आंसर है कि बिल्कुल ये बनाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन करना क्या होगा, हमें बस इतना ही करना होगा कि जो स्पेस में जो रेखा है उसे हमें एक्स एक्स के पास इमेजिन करते हुए ले जाना है, ठीक है, बगैर एंगल बदले। कोण नहीं बदलना है स्टूडेंट, एंगल नहीं बदलना चाहिए। तो हमने मान लिया कि भाई जो ये यहाँ पे अगर हम उसको उसी एंगल पे एक्स एक्स के समीप ले जाएं तो देन ये यहाँ आ जाएगी। उस स्थिति में जो ये एक्स एक्स के साथ ये कोण बना रही है उसको हम लोग अगर सपोज कर लें कि ये अल्फा है, पहली बात। इसमें आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा ही होता था वहां पे भी, लेकिन हमने क्या लिखा है, अंतरिक्ष में रेखा दोनों ओर बढ़ सकती है, दोनों ओर बढ़ सकती है। इसका मतलब ये जो है दो कोण बनाएगी। कितने कोण बनाएगी? दो कोण बनाएगी, यानी ये इस साइड भी बढ़ सकती है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बढ़ सकती है, और आपको पता है कि सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है, आप कहेंगे सर 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट ये जो है इस साइड से जो कोण बनाएगी वो आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट को डाउट होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल। अब ये जो रेखा है ये वाई एक्स के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, और जेड एक्स के साथ भी कुछ एंगल बनाएगी, और दोनों के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एंगल बनाएगी। समझ पाए आप कि ये जो है, जैसे मैं यहां पे बता दूं आपको, यहां पे सदिश में हमने पढ़ा है कि ये जो ओपी सदिश है एक्स एक्स के साथ, सपोज कर लें कि अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्स के साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि बीटा, और जेड एक्स के साथ, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये गामा कोण बनाता है, ऐसा हमने पढ़ा है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो ओपी सदिश है ये एक्स वाई जो तल है उस पर नहीं है, यहां स्पेस में है। पढ़ा है ना बिल्कुल बेसिक में कि ये यहां पे है स्पेस में, ठीक है। ये हमने सिर्फ समझा, ड्रा कर रखा है ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन है नहीं। इसी प्रकार के कोण बनाते थे जो ऑपोजिट साइड के कोण सदिश में नहीं बनते थे। रीजन ये कि सदिश में जो है, सदिश में हम इसको एक ही डायरेक्शन में सदिश को आगे बढ़ाते थे, ठीक है। यहां पे जो रेखा जो है वो स्पेस में दोनों साइड में बढ़ सकती है, इसलिए ये जो है रेखा
प्रत्येक एक्सिस के साथ, चाहे वो एक्स एक्स हो, चाहे वो वाई एक्स हो, चाहे जेड एक्स हो, दो कोण बनाएगी। ठीक है, यानी अगर एक कोण अल्फा है तो उसका संपूरक कोण भी बनाएगी पाई माइनस अल्फा। अगर ये वाई एक्स के साथ बीटा कोण बनाती है तो उसका संपूरक कोण पाई माइनस बीटा भी निर्मित करेगी। और अगर जेड एक्स के साथ गामा कोण बनाती है तो उसका संपूरक कोण जो है पाई माइनस गामा भी बनाएगी। ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। इस रेखा को हम लोग कोई नामकरण दे देते हैं। बोला सर नाम दे दीजिए। सपोज मैं इस रेखा को एल नाम दे दूं। क्या नाम दे दूं? एल नाम दे दूं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं माना अंतरिक्ष। अंतरिक्ष का मतलब 3D स्पेस से है, 3D स्पेस से है। माना अंतरिक्ष में रेखा एल एक्सों के साथ निम्नानुसार कोण बनाएगी। सार कोण बनाती है। कैसे बनाती है वो हम लोग यहां मेंशन कर देते हैं। एक्स एक्स के साथ अल्फा तथा पाई माइनस अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा तथा पाई माइनस बीटा, एवं जेड एक्स के साथ गामा तथा पाई माइनस गामा, ये कोण बनाती हैं। क्लियर? इन जो कोणों को हम लोग क्या कहते हैं? दिक् कोण कहते हैं। और यहां पे मैं लिख देता हूं इन कोणों को दिक् कोण कहा जाता है। कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन कोणों को दिक् कोण कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम लोग ये जो दिक् कोण है इसको कोस के साथ लिख दे तो ये रेखा के दिक् कोसाइन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? दिक् कोसाइन। तो देखिए किस प्रकार से हम आगे का थ्योरी लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग जो है ये जो कोण जो है उनको कोस के साथ लिख दें। किसके साथ लिख दें? कोस के साथ एडजस्टमेंट कर लेते हैं थोड़ा, ताकि अधिकतम उपयोग हो सके ब्लैक बोर्ड का। देखिए यहां लिख देते हैं, यदि इन कोणों को कोस के साथ व्यक्त कर दें। ठीक है,
तो ये रेखा के दिक कोसाइन कहलाएंगे। रेखा के दिक कोसाइन कहलाएंगे। तो देखिए फर्स्ट यहां लिख देते हैं कोस अल्फा कोस पाई माइनस अल्फा, फर्स्ट को लिख दिया। दूसरे को अगर हम लिखें कोस बीटा कोस पाई माइनस बीटा, और तीसरा कोस गामा, आर लग रहा है गामा बनाते हैं इसको, कोस गामा कोस पाई माइनस गामा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए कोस पाई माइनस अल्फा कौन सा चतुर्थांश हुआ? आप कहेंगे सर सेकंड चतुर्थांश हुआ। सेकंड चतुर्थांश के अंदर कोस आपसे पूछा जाए कैसा होता है, ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर कोस पाई के साथ जो है नेगेटिव रिजल्ट देगा। बिल्कुल, जब पाई में से कुछ भी घटे या पाई में से कुछ भी जुड़े, उस स्थिति में बाहर का जो त्रिकोणमिति फंक्शन है वो चेंज कभी नहीं होता। तो देन ये फाइनली हमें क्या रिजल्ट देगा? देखिए यहां पे हम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा, और ये हो जाएगा कोस बीटा माइनस कोस बीटा, कोस गामा कोमा माइनस कोस गामा। यस या नो? आप कहेंगे सर बिल्कुल राइट है, हाँ क्लियर। दूसरी बात जो है, दिक कोसाइन को हम लोग जो है मानक रूप में एल एम और एन से दर्शाते हैं, ऐसा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अतः दिक कोसाइन दिके कोसाइन हमारे पास क्या हो गए? एल इजिकल्स टू, अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखें तो आप लिखोगे प्लस माइनस कोस अल्फा, एम इजिकल्स टू क्या हो गया? प्लस माइनस कोस बीटा, और एन इजिकल्स टू मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट? प्लस माइनस कोस गामा। ये हमारे दिक कोसाइन आ गए, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल दिमाग में रहनी चाहिए। सदिश में जब हमने पढ़ा था स्टूडेंट, तो हमने सिर्फ एल इजिकल्स टू कोस अल्फा, एम इजिकल्स टू कोस बीटा, एन इजिकल्स टू कोस गामा, इतना ही पढ़ा था। नेगेटिव वाले हमने नहीं पढ़े थे। ठीक है, और जो विविध वर्षन वाला है सदिश की, उसमें कुछ जगह आंसर में एनसीईआरटी में प्लस माइनस आ रहा था। ठीक है, कई जगह सिर्फ प्लस ही हम लोग ले रहे थे। और ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे थे सर कुछ जगह आपने लेमडा का मतलब एल एम एन के मान कुछ जगह जो है प्लस माइनस दोनों में दिखा रहा था, जबकि वास्तव में सदिश में हम पॉजिटिव वाले ही लेने चाहिए हमें। अगर रेखा की बात हो रही है तो हम लोग दिक अनुपात दोनों ले सकते हैं और लेने भी चाहिए। ठीक है भाई, अब देखते हैं आगे। आपको यह भी पता होना चाहिए स्टूडेंट कि दिक कोसाइन एल एम और एन में क्या संबंध होता है। तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि सर इनमें जो संबंध होता है वो ये होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपका कितना होता है? एक होता है। बिल्कुल हमारा एक होता है। तो इस संबंध का हम लोग इस्तेमाल
करके यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब तो हम लोगों ने बेसिकली पहले पढ़ रखा है कि दी के कोसाइन को हम लोग जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इसके रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिए, तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं प्लस माइनस कोस अल्फा इसका स्क्वायर प्लस माइनस कोस बीटा इसका स्क्वायर प्लस माइनस, यानी वो वैल्यूज मैंने यहां पुट कर दी, कोस गामा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मेरे पास 1। तो यहां से हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, फिर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो ये भी हमें बेसिकली ध्यान में रहना चाहिए, प्रॉपर्टी बहुत जगह हम लोग इसका भी इस्तेमाल क्वेश्चन आंसर में करते हैं, और वैसे हमने इसको पहले ऑलरेडी पढ़ा भी है सदिश में। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि जो दिक् अनुपात है किसी रेखा के और दिक् के कोसाइन, उनमें बेसिकली क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, माना यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात क्या हो, ए बी सी हो, ए बी सी हो, और दिक् अनुपात को बेसिकली हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मानक रूप में एबीसी से ही लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए थोड़ा सा मैं यहां पे डायग्राम बना लेता हूं पहले आप लोगों को समझाने के लिए। ये मेरा ज्यामितीय निरूपण है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है, और यहां पे मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक आपको पता ही है 0 0 0 होते हैं। अब स्टूडेंट आप लोगों ने कक्षा 10 के स्तर पे पढ़ा है किन के बारे में, समपाती रेखाओं के बारे में पढ़ा है। ठीक है, समपाती रेखाओं के बारे में, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है कक्षा 10 का, उसमें आप लोगों ने पढ़ा है किसके बारे में, समपाती रेखाओं के बारे में। समपाती रेखाएं बेसिकली होती क्या है, आप लोग देख लीजिए कि मेरा कोई जो ये लाइन है, सपोज कर लीजिए मेरे पास एक लाइन है, वो ऐसे गुजर रहा है, ठीक है, मेरा एक लाइन ऐसे गुजर रहा है, और मैं एक दूसरा लाइन बनाऊं वो भी ऐसे ही गुजर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, जो मैं दूसरा लाइन बना रहा हूं वो भी देखिए स्टूडेंट ऐसे ही गुजर रहा है आगे। ठीक है, यानी दोनों के गुजरने का रास्ता जो है वो एक ही है, सेम। तो उस स्थिति में जो है वो दोनों क्या हो जाती है, रेखाएं समपाती हो जाती है। और जब भी दो रेखाएं समपाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप लोगों को पता ही है कि भाई कि कंडीशन क्या होती है। उसी प्रकार
अगर एक रेखा के दिक् अनुपात मेरे पास एबीसी है और उन दिक् अनुपातों को मैं किसी जो शून्यतर ना हो, के यानी मेरे पास यहां के जो मैंने लिया है वो मैं यहां साइड में लिख देता हूं। के जो है वो पहली बात तो जीरो नहीं है, के का वैल्यू मेरे पास कितना नहीं है, जीरो नहीं है। और के किससे बिलोंग कर रहा है ये भी मैं यहां पे लिख देता हूं कि के बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं इन दिक् अनुपातों को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है, फिर से सुन लीजिए, यदि मेरे पास किसी रेखा की दिक् अनुपात एबीसी है और मैं उन दिक् अनुपातों को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं लेकिन जीरो से नहीं, देन वो क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे सर के ए, के बी और के सी, ठीक है। तो ये एक नए दिक् अनुपात बन गए, हाँ या ना, आप बन गए, क्योंकि ये जो रेखा है इस पर अनंत पॉइंट हो सकते हैं। कितने पॉइंट हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। तो सभी पॉइंट्स के लिए अलग अलग दिक् अनुपात निकलेंगे भाई, बिल्कुल। तो देखिए अगर मैं इनको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे लिखना पड़ेगा तथा के ए कोमा के बी कोमा के सी, अन्य दिक् अनुपात हैं लेकिन उसी रेखा पे हैं, उसी रेखा पे हैं। तो उस स्थिति में स्टूडेंट देखिए क्या होगा, है जो उसी रेखा पे है, जो यहां लिख देता हूं उसी रेखा पर है, पर हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इनका जो अनुपात आएगा ए बट्टे के ए, ठीक है। तो कितना आया, आप कहोगे सर 1 के, बी बट्टे के ए, इनका अनुपात कितना आएगा 1 के, और सी बट्टे के सी, इनका अनुपात कितना आएगा 1 के। देख लीजिए, मानना हमने क्या है, यदि किसी रेखा के दिक् अनुपात एबीसी है और उनको हम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जो जीरो ना हो, क्या नहीं हो, जीरो ना हो, ठीक है। तो उस स्थिति में जो दिक् अनुपात है ए, उसका के ए के साथ अनुपात कितना रहा है 1 के, जो दिक् अनुपात बी है उसका के बी के साथ अनुपात कितना है 1 के, और सी का के सी के साथ 1 के, यानी तीनों के तीनों क्या है, आप कहोगे सर तीनों के तीनों का अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं अर्थात ए बट्टे के ए बराबर बी बट्टे के बी बराबर सी बट्टे के सी, इजिकल्स टू हमारे पास कितना आ गया 1 के आ गया स्टूडेंट। इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई एक जो रेखा है, ये कोई भी रेखा, उसके जो है अपरिमित दिक् अनुपात हो सकते हैं, अपरिमित दिक् अनुपात हो सकते हैं, क्लियर। क्योंकि जो रेखा है उसको हम आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं, जबकि सदिश के अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि सदिश के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो निश्चित था
कि भाई उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट था और एक एंडिंग पॉइंट था, जबकि जो रेखा है उसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी उसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्लियर? तो यहां हम लिख देते हैं एक रेखा के अपरिमित दिक अनुपात हो सकते हैं, यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये तो दिक अनुपात की बात है। अब आप बहुत से बच्चे पूछेंगे तो सर एक रेखा के कितने दिक कोसाइन होते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, एक रेखा के दो ही दिक कोसाइन होंगे, बिल्कुल, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। कैसे होंगे इसको हम अभी नेक्स्ट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और स्टडी करते हैं। यहां पे हम लोग एक छोटा सा बात और लिख देते हैं ताकि अच्छा रहे। एनसीईआरटी में गिवन भी है, दिया गया है, तो आपका जो बेसिक है उसमें दिक्कत ना आए। यहां पे हम लोग एक बात और लिख लेते हैं, यहां लिख देते हैं एक रेखा के, इसके लिए लिख रहे हैं, इस कंक्लूजन के लिए, एक रेखा के दिक अनुपातों के दो समूह, एक रेखा के दिक अनुपातों के दो समूह समानुपाती होते हैं। क्लियर? इससे ये निष्कर्ष निकला कि एक रेखा के दिक अनुपातों के दो समूह समानुपाती होते हैं तथा दिक अनुपातों को दिक संख्याएं भी कहते हैं। ये भी आप नोट कर लें। दिक अनुपातों को दिक संख्याएं भी हम लोग बोलते हैं। तो क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक आप लोगों को बिल्कुल। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक जो रेखा है उसके दिक अनुपातों की संख्या जो है अपरिमित हो सकती है। कारण कि भाई उसको हम बढ़ाते जाएंगे आगे तक, ठीक है, और अलग अलग बिंदु पे हम लोगों को, ठीक है, अलग अलग दिक अनुपात मिलते जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि यार दिक कोसाइन जो है वो किसी भी रेखा के लिए निश्चित क्यों है, फिक्स क्यों है, कि दो ही क्यों है? तो देखिए स्टूडेंट, करते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे ये जेड एक्सिस है। ठीक है भाई, तो बात करते हैं, ये मेरा ओरिजिन है जिसके निर्देशांक मेरे पास 0 0 0 है। सपोज कर लीजिए मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा हूं मूल बिंदु से इस साइड, यहां पे मेरे पास एक पॉइंट P है, ठीक है,
और इसको आगे बढ़ा दिया। यहां पे मेरे पास एक पॉइंट Q है। अगर मैं OP की बात करूंगा, पहले मैं इसको पॉइंट दे देता हूं। इसको पॉइंट मैंने दे दिया 2, 3 और 4। कितना दे दिया? 2, 3 और 4। प्रैक्टिकली हम लोग इसको कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं जो क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। क्यों? क्योंकि मुझे रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो 0 ना हो। तो मुझे पता है कि ये एक सरल रेखा में फिर आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो नए दिक् अनुपात आएंगे वो और ये क्या होंगे? समानुपाती होंगे। तो एक ही रेखा के दिक् अनुपातों का ये समूह हो जाएगा। तो किसी भी अगर मैं इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं Q का पॉइंट लेने के लिए, तो अगर सपोज कीजिए मैं यहां पे जो है इसको यहां पे मैं ले रहा हूं, इसके कोष्टक में लिख रहा हूं K, मैंने यहां पे 2 ले लिया। कितना ले लिया? 2। तो मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके यहां इसके पॉइंट्स में बना रहा हूं, देखिए 4, 6 और 8। क्लियर? और भी आगे बढ़ा सकते हैं K का और मान लेके, यानी रियल नंबर का और कोई मान लेके 3, 5, 7 कुछ भी। ठीक है, और इस साइड बढ़ा लीजिए नेगेटिव लेके। हाँ है ना, नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी ले सकते हैं, क्योंकि K एक रियल नंबर है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अगर बात करें रेखा OP के दिक् अनुपात की, ठीक है, तो आप लोग पहले ऑलरेडी जो पीछे की अपनी चैप्टर्स हैं सदिश, मैंने उसको कहा था भाई ध्यान से पढ़ना, इसका जो है 3D डायमेंशन में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी ऑलरेडी आती है। तो दिक् अनुपात निकालने के लिए दोनों डिस्टेंस को आप आपस में घटा सकते हैं, किसी में से किसी को भी घटा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको लिख देता हूं, इसमें से इसको घटा के, तो 2 - 0, 3 - 0 और 4 - 0। तो दिक् अनुपात आए स्टूडेंट, वो आ गए 2, 3 और 4। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं बात करूं रेखा OQ की, देखिए अनुपात, तो देखिए 4 में से मैं किसको घटाऊंगा? 0 को, डिस्टेंस निकालने के लिए। 6 में से किसको घटाऊंगा? 0 को, डिस्टेंस निकालने के लिए। और 8 में से किसको? 0 को। तो मेरे जो दिक् अनुपात आए वो देखिए 4, 6, 8। तो एक ही रेखा के अलग अलग स्थितियों के लिए अलग अलग दिक् अनुपात आ रहे हैं, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है। लेकिन अगर हम दिक् कोसाइन की बात करें, ठीक है, तो हमें निश्चित तौर पे दिक् कोसाइन जो है वो 2 ही प्राप्त होंगे एक रेखा के लिए। पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए 2 हो रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हम लोगों ने सदिश में पढ़ा है कि अगर हम किसी स्थिति सदिश को इकाई सदिश में कन्वर्ट कर दें, कौन से में? इकाई सदिश में कन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होते हैं भाई? आप कहोगे सर इकाई सदिश से हमें हमेशा दिक् कोसाइन LMN प्राप्त होते हैं। अगर हम किसी सदिश को इकाई सदिश में कन्वर्ट कर दें स्थिति सदिश को, तो देन हमें इकाई सदिश से दिक् कोसाइन LMN प्राप्त होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर अगर बात करें, ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्थिति में दिक् कोसाइन की,
ओपी के दिक कोसाइन की। तो मैं इसको आपको जो है अभी सदिश के बेस पे करके दिखा देता हूं, ठीक है, रेखा से नहीं, क्योंकि हमने अभी रेखा में दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के लिए जो है दिक कोसाइन और दिक अनुपात निकालना अभी आगे का टॉपिक है, वो हमने सीखा नहीं, ये तो मैंने चलो दूरी से बता दिया। तो अभी मैं अगर इसमें सदिश से बताऊं तो मैं यहां पे लिख देता हूं ओपी सदिश के दिक कोसाइन। तो स्टूडेंट ओपी सदिश क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि सर ओपी सदिश जो है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप होगा, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं बेटा OQ सदिश क्या होगा, तो भी आप डायरेक्टली मुझे बता देंगे कि सर OQ सदिश जो है 4i कैप 6j कैप 8k कैप होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बोलूं कि यार ओपी सदिश जो है उसका इकाई सदिश निकालो, तो आप बड़ा आसानी से मुझे बोलेंगे सर ओपी कैप बराबर आप लोग लिख दीजिए ओपी सदिश बट्टे ओपी सदिश का परिमाण, ठीक है। तो मैंने जैसे ही निकाला स्टूडेंट देखिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, देखिए यहां पे सीलिंग मिस्टेक हुआ है, ब्लंडर के कैप कर दीजिए, ठीक है। नीचे इसका परिमाण होगा स्टूडेंट, तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 4 20 और नीचे अंडर रूट में कितना 29, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, अंडर रूट में कितना आ गया भाई 29। ये आपका ओपी जो सदिश है उसका इकाई सदिश आ गया। अब OQ सदिश का इकाई सदिश निकालो, तो देखिए OQ सदिश का इकाई सदिश जब आप निकालेंगे तो यहां पे लिखेंगे OQ कैप, ऊपर तो 4i कैप 6j कैप प्लस 8k कैप, और नीचे इसकी क्या निकल जाएगी भाई, बोले सर नीचे इसकी परिमाण आ जाएगी, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, क्लियर। 64 और 36 को जोड़ दीजिए 100 और ये 16 116, तो 116 दोबारा से कर लेते हैं भैया 70 100 116, ठीक है। फोर आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, अंडर रूट के अंदर कितना 116, ठीक है। 116 को मैं 29 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या, चेक कर लीजिए, 36 की 6 असल 3 8 2 10 11, बिल्कुल लिख सकता हूं 29 इंटू 4। तो मैं यहां लिख देता हूं 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, और नीचे मैंने लिख दिया 29 इंटू 4। आप समझ गए होंगे, सदिश आपने अभी ताजा ताजा पढ़ा है। 4 का भार ऊपर से देखिए स्टूडेंट OQ कैप, सॉरी सदिश नहीं, OQ का इकाई सदिश, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए, 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और नीचे देखिए बाल को 2 गुना अंडर रूट 29, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आगे देखिए 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और नीचे कितना अंडर रूट में 29। ध्यान से देखो OP का इकाई सदिश जो आ रहा है वही OQ का इकाई सदिश है, बिल्कुल। तो यहां लिख सकते हैं अर्थात
ओपी का इकाई सदिश बराबर ओ क्यू का इकाई सदिश। बोलो सर ये क्या हुआ? ये बेटा ये हुआ कि भाई हमने एक सरल रेखा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। रेखा एकदम सीधी होती है, रेखा एकदम सीधी होगी, ऐसे ऐसे वेव के रूप में तो घूम के जाएगी नहीं, सरल रेखा की बात हो रही है। तो अगर रेखा एकदम सीधी है तो उसके जो अलग अलग बिंदुओं के दिक् अनुपात होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, आपको पता ही है, समानुपाती होते हैं। और जब हम किसी रेखा या सदिश के लिए इकाई सदिश निकालेंगे तो वो सदैव एक ही होगा। वो क्या होगा? एक ही होगा, निश्चित होगा, वो एक होगा, फिक्स। याद रखिए ये बात। इसलिए जो हमारे दिक् कोसाइन है वो किसी रेखा के लिए एक ही होंगे। यानी अगर हम रेखा की बात कर रहे हैं तो दिक् कोसाइन अल्फा बीटा गामा ये प्लस माइनस 2 आ सकते हैं, ठीक है। और सदिश की बात करें तो कितने होंगे? एक ही होंगे, क्योंकि सदिश में जो है माइनस वाला तो कोण, सदिश में जो है एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के साथ का कोण सिर्फ अल्फा बीटा और गामा होता है, जबकि रेखा में एक संपूरक कोण और आ जाता है, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा। तो उस स्थिति में रेखा के लिए जो दिक् कोसाइन है वो अल्फा बीटा और गामा के सिर्फ निश्चित होंगे, यानी दो दो होंगे, ठीक है भाई, क्लियर। ये आपको मैंने एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझा दिया कि ऐसा वास्तव में क्यों हो रहा है। अब एक छोटा सा टॉपिक बेसिक का हम लोग और कर लेते हैं स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे किसी रेखा के दिक् अनुपात, यहां हम लोग लिखे हैं किसी रेखा के दिक् के अनुपात जिनको आप लोग क्या बोलते हो, ए बी सी, मानक रूप में किससे लिखते हो? ए बी सी से लिखते हो। सी उसी रेखा के दिक् कोसाइन के समानुपाती होते हैं। होते हैं मतलब क्या है? देखिए, अर्थात जो आपका दिक् अनुपात ए है ये समानुपाती हो गए किसके? एल के। बी समानुपाती होता है एम के और सी समानुपाती होगा एन के। यानी जब हम समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो हम लोग एक स्थिरांक इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी ले लीजिए, के ले लीजिए, लेमडा ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में लेमडा दे रखा है तो मैं लेमडा ले लेता हूं, लेमडा एल। ए इक्वल्स टू ये हो गया लेमडा एम, सॉरी ए नहीं बी लिखिए इसको, और सी इक्वल्स टू हो गया लेमडा एन। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। अब लेमडा यहां पर है क्या? जहां लेमडा इज नॉट इक्वल टू 0, पहली बात तो लेमडा का वैल्यू क्या नहीं होगा? 0, और लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी लेमडा क्या है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई। अब आप लोगों ने पढ़ा ही है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 1। तो समीकरण 1, 2, 3 का मान इस समीकरण 4 में रख दीजिए आप, इसको मैं दे देता हूं 4। तो यहां लिख दीजिए समीकरण
1,2,3 का मान समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा? देखिए यहां से L का वैल्यू आप निकालेंगे तो समीकरण 1 से L का मान अगर आप निकालेंगे तो A बट्टा लेमडा निकलेगा, इसका स्क्वायर। और अगर समीकरण 2 से आप M का मान निकालेंगे तो B बट्टा